बाबा जी, क्या मांगलिक दोष होता है? अगर होता है तो यह किन कामों में कैलकुलेट किया जा सकता है? मांगलिक दोष होता है, ज्योतिष का विषय है। ज्योतिषीय गणना में शादी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब हम स्त्री पुरुष की शादी करते हैं तो उनके ग्रह नक्षत्रों का, कुंडलियों का मिलान करने में यह मांगलिक दोष की गणना करनी पड़ती है और करनी चाहिए। मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष का संबंध मंगल ग्रह से है। हमारी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 आंकड़े लेने पड़ते हैं। 3 आंकड़ों से जन्मपत्री तैयार होती है। उस जन्मपत्री के 12 भाव होते हैं, 12 खाने। उन 12 खानों में अगर मंगल किसी विशेष स्थान पर पड़ा हो, ध्यान से समझ लीजिएगा बात। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ। उससे हम पत्री बनाते हैं। पत्री बनाकर उसमें मंगल की स्थिति गिनते हैं कि मंगल कौन से घर में विराजमान है। उस पत्री के 12 खाने होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक। मंगल कौन से स्थान पर बैठा है, इसकी गणना करने के उपरांत मांगलिक दोष का विचार होता है। यह सिर्फ विवाह शादी में ही प्रयोग होता है, अन्य किसी काम में मांगलिक दोष का प्रयोग नहीं होता। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बच्चा अगर 60 साल जीता है, 70 साल जीता है और उसकी 20 या 25 वर्ष में शादी हो जाती है, तो बाकी के रहते 35 या 45 या 50 साल उसे अपनी स्त्री के साथ ही रहना होता है। स्त्री या पुरुष के साथ रहना पड़ता है। इसीलिए इसका विशेष मिलान करना आवश्यक हो जाता है। अब क्या होता है, ये शॉर्ट में बताने की चेष्टा करूंगा, लेकिन शॉर्ट में भी आपको पूर्णतया समझाने का प्रयत्न करूंगा। पहली बात, कुछ महान पुरुषों ने ज्योतिष के होने का इनकार किया है कि ज्योतिषीय गणना नहीं होती। कुछ संत पुरुषों ने ज्योतिष के होने का इतना महत्व दिया कि ज्योतिष के बिना उन्होंने एक पांव आगे भी नहीं बढ़ाया। बाबा नानक ने कहा कि ज्योतिष नहीं होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ज्योतिष नहीं होती, लेकिन बुद्ध ने कहा कि ज्योतिष होती है। महावीर ने कहा कि ज्योतिषी ही होते हैं। बिल्कुल ठीक।
ज्योतिष ही चलाती है जीवन को। भगवान महावीर जब अपने प्राण छोड़ रहे थे, दीपावली का दिन था, तो अपने शिष्यों से पूछा कि शिष्यों मुझे बताओ कि कहीं हस्त नक्षत्र तो नहीं चल रहा है। आम तौर से दीपावली के दिन चंद्रमा तुला राशि का होता है, आम तौर से कह रहा हूं। दीपावली के दिन चंद्रमा आप तुला राशि में पाओगे, है ज्योतिषीय गणना है। हस्त नक्षत्र तो नहीं चल रहा है। तो शिष्यों ने देखा कि गुरुजी अभी तो हस्त नक्षत्र ही चल रहा है, तो उन्हें ठहरना पड़ा। चित्रा नक्षत्र का इंतजार करना पड़ा, और चित्रा नक्षत्र में उन्होंने प्राण त्यागे। ज्योतिष के ऊपर इतना गहरा विश्वास। और तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर, उससे पहले 23 तीर्थंकर और हो गए थे, पूरी की पूरी जमात। सो जैन धर्म चलता ही ज्योतिष से है। जो जैनी लोग हैं, इन्हें कोई भी बात पूछनी है, ये अपने मुनियों से पूछेंगे, और मुनि ज्योतिषीय गणना के आधार पे उन्हें उसका जवाब देंगे। चाहे इन्हें शादी करनी है, कोई व्यापार करना है, कोई मंदी तेजी पूछनी है, कोई गृह प्रवेश करना है, कोई व्यापार नया शुरू करना है, चाहे कहीं यात्रा नई शुरू करनी है, ज्योतिषी से पूछ के जाएंगे। खैर, बहुत लंबा विषय खींचने की मैं चेष्टा नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ बताने की ये एक औपचारिकता निभाई है कि बाबा नानक और दयानंद सरस्वती भी दीपावली के दिन प्राण त्यागे, भगवान महावीर भी दीपावली के दिन प्राण त्यागे। लेकिन दयानंद सरस्वती ने ये नहीं पूछा कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, महावीर ने पूछा। संत पुरुषों की अपनी अपनी गणनाएं, इस पे बहस न करें तो अच्छा है। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनों अपने। सभी सियाने एक मत होते हैं, लेकिन यहाँ सियाने एक मत नहीं। और जहाँ सियाने एक मत नहीं, तो वहाँ उस प्रसंग को ज़्यादा उछालना अच्छा नहीं होता। बाबा नानक एनलाइटेंड थे, कहते ज्योतिष नहीं होती। महावीर एनलाइटेंड थे, कहते ज्योतिष होती है, होती ही ज्योतिष है। अब दो सियाने व्यक्तियों का आपस में विरोधी विचार तो हमें छोड़ देना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही जवाब दूंगा कि ज्योतिष ही होती है। सेम महावीर वाला सवाल, बुद्ध वाला सवाल का जवाब मैं दूंगा कि ज्योतिष ही होती है। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो सुद्धोधन ने, क्योंकि ज्योतिष पर विश्वास करते थे, ज्योतिष विश्वास करने योग्य सब्जेक्ट नहीं है। ज्योतिष एक सही सब्जेक्ट है। अगर आप इसके भीतर जाओगे तो उसे पाओगे कि इसका जर्रा जर्रा प्रामाणिक है। कैसे कह दें कि सूर्य नहीं है, हमारे सामने है। कैसे कह दें कि मंगल नहीं है, हमारे सामने। बुध नहीं है, बृहस्पति नहीं है, शनि नहीं है, यूरेनस नहीं है, प्लेटो नहीं है, नेपच्यून नहीं है, कैसे कह देंगे? वो देखिए आप ऊपर, सभी कुछ है, दिखाई पड़ता है। और यह भी हम मानते हैं कि जब सूर्य का प्रभाव गर्मी के रूप में धरती पर पड़ता है तो नेपच्यून का प्रभाव क्यों ना होता होगा?
जब सूर्य का प्रभाव हमें इतनी रोशनी और इतने जीवन को चलाता है, क्लोरोफिल बनाता है, वृक्षों को उनका भोजन देता है, आदमियों को उनका भोजन देता है, जानवरों को उनका भोजन देता है, तो जब सूर्य का प्रभाव धरती पे पड़ेगा तो शुक्र का क्यों नहीं पड़ेगा? अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, कोई ठोस कारण नहीं, इस बात का प्रमाण नहीं कि ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष है, इसका ठोस कारण है, क्योंकि हम देखते हैं, सभी कुछ देखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र सब आसमान में हम झांकते हैं, सभी कुछ दिखता है हमें। ये तारों का समूह, इनकी गणना हम स्पष्ट आकाश में देख सकते हैं। हमारे सौर मंडल में ये ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रहों के नाम पर हम 7 दिन रख दिए। रविवार, सोमवार, रवि कहते हैं सूर्य को, सोम कहते हैं चंद्रमा को, मंगलवार मंगल को, बुधवार बुध को, बृहस्पतिवार बृहस्पति को, शुक्रवार शुक्र को, ये ग्रहों के नामों पर रखे हमने दिन। शनिवार को शनि। ऐसे ही 7 के 7 दिनों के नाम हमने ग्रहों के नाम पे रखे हैं। इस सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो हैं तो ज़्यादा, लेकिन हमने 7 सौर मंडल के ग्रहों के नामों के ऊपर दिनों के नाम रख दिए, अंग्रेजी हिसाब से भी। ईसा के हिसाब से देखें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी ग्रहों के नाम पे दिन रखे गए हैं। सो मैं कह रहा था कि जब सूर्य का पूर्ण प्रभाव धरती पे पड़ता है, और सूर्य सिर्फ रोशनी ही नहीं देता है, आपको पता है सूर्य के भीतर आग भी है, उसको पैदा करने के यंत्र होने चाहिए। आप एक उत्तल लेंस ले आइए, कॉन्वेक्स लेंस, उनको सूर्य की रोशनी के ऊपर आप फिक्स कर दीजिए, और इस तरह फिक्स कर दीजिए कि नीचे कागज के ऊपर उसका एक सिर्फ बिंदु ही बने, इतना कंडेंस हो जाए तो उस पेपर को आग लग जाएगी। तो फिर आप क्या कहोगे कि सूर्य का प्रभाव नहीं होता है धरती पे? होता है। जब सूर्य की किरणों को कंडेंस किया गया तो पेपर को आग लग गई। ये आग कहाँ से आई? आग तो थी नहीं, सिर्फ प्रकाश था। तो अगर हम ये कहें, देखने में तो अक्सर यही आता है कि सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य आग भी देता है। इस पे अगर हम एतबार न करें तो न करें, लेकिन सूर्य आग भी देता है, अग्नि भी देता है। उसके लिए कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। वो यंत्र होता है कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उसको अगर सूर्य के आगे लेके जाएंगे और उन किरणों को हम कंडेंस करते जाएंगे और बिल्कुल एक बिंदु के ऊपर ले आके उनको कंडेंस कर देंगे तो पेपर को आग लग जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि सूर्य के प्रकाश में आग भी होती है और कोई व्यक्ति कहे कि नहीं होती है, तो नहीं होती है कहने वाला भी सही है, क्योंकि उसने आग लगती देखी ही नहीं। अगर कोई दिखाएगा उसको कि ये देखो मैं लगा के दिखा देता हूँ आग आपको, फिर ये मानेगा ना। सभी ग्रहों का इफेक्ट धरती पर हर समय हर क्षण पड़ता रहता है। दिन और रात ये सूर्य के कारण पड़ते हैं, बनते हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं ये तो रात को भी इफेक्ट करते हैं। ये कहीं जाते थोड़े ही, सूर्य के प्रकाश में सिर्फ दिखना बंद हो जाते हैं, रहते तो हैं ही। अगर आप गहरे कुएं में जाके इनको देखोगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेंगे। अगर आप किसी लेबोरेटरी में जाकर देखोगे कि आपको दिन में भी सारा कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ये कहना गलत होगा
कि इन नक्षत्रों का धरती पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं कहा, क्यों इनकार किया, ये संतों की बात संत ही जाने। लेकिन जिन्होंने कहा कि हाँ ज्योतिष होती है, उन्होंने प्रमाण भी दिया और उनका प्रमाण सही भी है। शायद बाबा जी ने सोचा हो कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो फिर लोग ज्योतिष की तरफ ही चले जाएंगे, मूलभूत तत्व से, मूलभूत लक्ष्य से भटक जाएंगे। बात ठीक थी उनकी, अगर ऐसा सोचते थे तो। मुझे भी बहुत लोग ब्रह्म चर्चा करते करते कह देते हैं, बाबा जी जरा हाथ देख के बताना मेरे बच्चे कितने होंगे। भूल गए परमात्मा को, बच्चों में उलझ गए। बात ठीक भी थी। अगर बाबा नानक कह देते कि ठीक है ज्योतिष होती है, तो लोग ज्योतिष के पीछे ज़्यादा भागते, ब्रह्म चर्चा कम करते। यह भी एक कारण हो सकता है। खैर, हम ज़्यादा कारणों में नहीं पड़ेंगे। मांगलिक दोष होता है। इन 12 भावों में अगर मंगल पहले, जिसको हम लगन कहते हैं, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, इन 5 स्थानों पर मंगल पड़ा हो उस जन्मपत्री में, तो वह बच्चा मंगलिक होता है। पहले, चौथे, 7वें, ये 3 तो आगे सेंटर, 8वें और 12वें, इन खानों में अगर मंगल बैठा हो तो वह मंगलिक दोष कहलाता है। आगे इसकी बहुत सी शाखाएं भी हैं। बहुत से ज्योतिषी ये बात कह देते हैं कि जिनके मंगल दोष है, मांगलिक है, हम उनको ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करोगे भाई बताओ? पीपल से विवाह करा देंगे, मटके से शादी कर देंगे, कुंभ, और बहुत से उनके पास ढंग हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये कोई ढंग नहीं होता। इनके पीछे मत लग जाना। ऐसे कुंभ विवाह करके, पीपल के साथ विवाह करके मंगलिक दोष समाप्त नहीं होता। मंगल अगर किसी घर में बैठा है, मंगलिक दोष बना रहा है, उसे क्या पता कि आप शादी कर रहे हो कुंभ के साथ या आप शादी कर रहे हो पीपल के साथ। नहीं, पीपल से शादी करने से वो 7वें से 6ठे स्थान में नहीं हो जाएगा। पीपल से शादी करने से वो 8वें से 9वें स्थान में नहीं चला जाएगा। ये गलत परंपरा है। ज्योतिषियों ने, गलत ज्योतिषियों ने, जो ज्योतिष को जानते ही नहीं, उन्होंने इन चीज़ों को चलाया सिर्फ लालच के कारण, लोभवश। उनको ज्योतिषी ना कहकर मैं अज्ञानी कहना ज़्यादा ठीक समझूंगा। वो लोभवश सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मंगलिक दोष नष्ट नहीं हो सकता। इसका एक ही उपाय है। मंगलिक दोष को नष्ट करने का एक ही उपाय है। लड़के और लड़की के दोनों के जन्म पत्री में मंगलिक दोष अगर हो तो मंगलिक दोष शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये कोई हवा नहीं है जितना आपने फैला रखा है, ये दोष है। अगर लड़की की जन्मपत्री में मंगलिक दोष है तो उसकी शादी मंगलिक ही लड़के से होनी चाहिए। अगर लड़का मंगलिक है तो उसकी शादी मंगलिक लड़की से ही होनी चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यह एक नियम है कि लड़की और लड़के की शादी होने के बाद उनके ऊपर अथाह वेग से दुख गिरेंगे। उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर अगर मंगलिक दोष आपने मिलान करके पत्री का शादी नहीं की तो उस घर के ऊपर और दाम्पत्य जीवन के ऊपर बड़ा कष्ट आने को है। बात तलाक तक भी जा सकती है, क्योंकि उनके भीतर के निकली हुई तत्व रेंज एक दूसरे को मिक्स नहीं कर पाएंगी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इरिटेबल पोजीशन में रहेंगे। दोनों के परिवार दुखी रहेंगे, दोनों जीव दुखी रहेंगे, लड़का और लड़की। लड़के और लड़की को दुखी देकर उनके परिवार वाले भी दुखी रहेंगे। एक ही उपाय है, ऐसा नहीं है, नॉन क्योरेबल ये कष्ट नहीं है। लड़के और लड़की की जन्म पत्री को बिल्कुल सही मिलान करके हम शादी कर सकते हैं, सुखपूर्वक जिंदगी बीतेगी। ये एक वैज्ञानिक मैथमेटिकल सिद्धांत है, इसमें किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम जिसे कह दें कि ये तो अंधविश्वास है। नहीं, अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, एक प्रश्न और पूछा है कि क्या 28 साल के बाद मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है? नहीं, सिर्फ 4 मसलों में मंगलिक दोष समाप्त होता है। किन किन का? अगर मंगल, ध्यान से समझ लेना, मेष राशि में पड़ा हो, अगर मंगल वृश्चिक राशि में पड़ा हो, अगर मंगल मकर राशि में पड़ा हो, मकर राशि में अगर मंगल पड़ा हो तो मंगलिक दोष शांत हो जाता है। मेष राशि मंगल की खुद की राशि है, मेष राशि का मालिक मंगल है, वृश्चिक राशि का मंगल मालिक है, मकर राशि का मंगल मालिक है, और चौथी राशि आती है कर्क। कर्क राशि का मंगल 28 वर्ष के बाद उसका दोष समाप्त हो जाता है। कर्क जहां पर मंगल नीच राशि का होता है, मकर जहां पर मंगल उच्च राशि का होता है, मेष जहां पर मंगल खुद का मालिक होता है उस राशि का, वृश्चिक जिस राशि का मालिक मंगल ही होता है। 5वीं राशि ज्योतिषियों में एक झगड़े का कारण है, वो राशि है तुला। तुला राशि में बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि अगर तुला राशि में मंगल पड़ा हो तो मंगलिक दोष शांत हो जाता है। गलत है। तुला राशि का कोई संबंध मंगल के साथ नहीं है। तुला राशि का मालिक वृक और तुला राशि का मालिक है शुक्र, और शुक्र तथा मंगल की किसी तरह से कोई भी प्रभाव एक दूसरे को काटता नहीं है। मंगलिक दोष होता है। नंबर 1, मंगलिक दोष समाप्त किया जा सकता है। कैसे? लड़के और लड़की के दोनों की कुंडली के भीतर, जन्म कुंडली के भीतर मंगलिक दोष होना चाहिए, तो निश्चिंत होकर आप शादी करते हैं उनके गुण मिलान करके। नंबर 3 पूछा है कि 28 वर्ष के बाद मंगलिक दोष शांत हो जाता है। सभी का नहीं होता, सिर्फ 4 राशियों का। अगर कर्क में बैठा है नीच का, मकर में बैठा है उच्च का, मेष में बैठा है स्वराशि का, वृश्चिक में बैठा है स्वराशि का, तुला राशि में बैठा हुआ मंगल
मंगलिक दोष को शांत नहीं करता। ये मैंने स्थूल रूप से आपको सब कुछ समझा दिया। मंगलिक दोष बिल्कुल होता है, ऐसी गलती मत करें। मंगलिक दोष अगर है जन्मपत्री में तो किसी विद्वान ज्योतिषी से उसका मिलान करके शादी कीजिए, अन्यथा सारी उम्र झगड़े में बीतेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।